अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो आपकी बुक देख लीजिए, आपकी बुक है यहाँ पर सोशल प्लानट। ठीक है, बुक का नाम क्या है? सोशल प्लानट। क्लास 6 की आपकी एसएसटी की बुक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एनुअल का सिलेबस बता देते हैं, तो सभी बच्चे जल्दी से इसका कंटेंट ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप इसका कंटेंट ओपन कर लिए और देखिए, हमने ऑलरेडी आपको पिछली बार जब हमने पढ़ाया था तब आपको हमने सिलेबस बताया था कि आपका एनुअल एग्जाम में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, हमने बताया था हिस्ट्री में आपके कितने चैप्टर बताए थे? चैप्टर 9 और चैप्टर 10, 2 चैप्टर बताए थे। ठीक है, इसमें एक चैप्टर हो गया हमारा, एक बाकी रह गया, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे न्यू एम्पायर एंड किंगडम्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज ये हम स्टार्ट करेंगे, किस में स्टार्ट करेंगे? पार्ट नंबर 13 में स्टार्ट होगा, क्योंकि इससे पहले हमारा पार्ट 12 में ख़त्म हुआ था। तो आज ये स्टार्ट करेंगे और ये वाला तो हमारा आ रहा नहीं है। नेक्स्ट ज्योग्राफी में हमारा एक चैप्टर रह गया है, कौन सा? इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये हमारा चैप्टर नंबर 8, पार्ट नंबर हम 12 में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ये हम पार्ट नंबर 12 में स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आते हैं सिविक्स पे। तो सिविक्स पे भी एक रह गया है, रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड। ये हमारा पार्ट नंबर 10 में होगा। ठीक है, ये हम पार्ट नंबर 10 में करेंगे। तो ये तीनों चैप्टर हमारे एक एक बाकी रह गए हैं इसमें। उसके बाद हमारा सिलेबस एनुअल का हो जाएगा। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, न्यू एम्पायर एंड किंगडम्स। ठीक है, ये दोनों चैप्टर आपके आएंगे 9 और 10 हिस्ट्री में। और ज्योग्राफी में 7 और 8 आ रहा है। सिविक्स में क्या आ रहा है? 7 और 8 आ रहा है। ठीक है, तो हमें करना है आज चैप्टर नंबर 10 हिस्ट्री का, एनुअल का जो हमारा फाइनल है, लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 किस पर है हमारा? पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 ओपन कर लिए, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 63 स्टार्ट करते हैं बच्चों, चलिए। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा पेज नंबर 63। ये हमने ओपन कर लिया है पेज नंबर 63। आप लोग भी यहाँ पर क्या करेंगे? पेज नंबर 63 ओपन कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके टॉप पर आइए, मतलब इसकी शुरुआत पर आइए। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर पार्ट भी लिख रखा है और डेट आपको लिखनी है खुद। किस दिन की डेट लिखनी है यहाँ पर आपको? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की। तो पार्ट 13 हो गया। डेट किस दिन की? जिस दिन पार्ट 13 अपलोड होगा। न्यू एम्पायर एंड किंगडम्स, चैप्टर का नाम क्या है? नई एम्पायर और नए किंगडम्स। एम्पायर कहते हैं जब किंगडम बहुत बड़ी हो, जब हुकूमत बहुत ज़्यादा हो, बहुत बड़े एरिया पर हो, तो हम उसे किंगडम ना कहकर हम एम्पायर कह देते हैं। ठीक है, अगर मैं किंगडम की बात करूं तो किंगडम एक वैसे तो बड़ा एरिया होता है, मगर इतना बड़ा एरिया नहीं होता कि हम उसे एम्पायर कहें। एम्पायर से काफ़ी छोटा होता है। एम्पायर जो है किंगडम्स को मिलाकर बनती है। मान लो मैं अगर सिर्फ राजस्थान पे या गुजरात पे हुकूमत कर रहा हूँ तो मैं उसे कहूँगा किंगडम। अगर मैं राजस्थान, गुजरात, गोवा, केरला, कर्नाटका, खूब सारे जगह पर हुकूमत कर रहा हूँ, यानी छोटी छोटी किंगडम्स जो है मेरे अंडर में है बहुत सारी, तो मैं पूरे को मिलाकर कहूँगा एम्पायर। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एम्पायर और किंगडम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स रीड। द राइज ऑफ द गुप्ता एम्पायर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री। ये कह रहे हैं अगर हम गुप्ता एम्पायर की बात करें तो उसके जो राइज़ हुआ था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडियन हिस्ट्री का। इंडियन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है क्या चीज़? गुप्ता एम्पायर का राइज होना, गुप्ता एम्पायर का उठना, गुप्ता एम्पायर का आना। ठीक है, इंडिया मेड प्रोग्रेस इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड अंडर द रूल ऑफ गुप्ताज। ये कह रहे हैं गुप्ता एम्पायर जो थी, तो जो गुप्ता जो थे, मतलब जो राजा थे इनके, गुप्तास जो थे, जो गुप्ता एम्पायर चला रहे थे या जो गुप्ता एम्पायर जिन्होंने शुरू की थी, उनके फील्ड में, मतलब उनके प्रोग्रेस में, उनके साथ साथ उनके अंडर में, उनके रूल में क्या हुआ? जो इंडियंस थे उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस देखी हर फील्ड में, ऑलमोस्ट हर फील्ड में इंडियंस जो है इंडिया के अंदर प्रोग्रेस हुई थी। ठीक है, यानी इजाफा हुआ था, बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, इंप्रूवमेंट हुआ था। हैंस इट इज़ नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया हिस्ट्री। इसीलिए इसे इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है, द गुप्ता डायनेस्टी रूल्ड फॉर अबाउट 200 ईयर्स, दैट इज़ फॉर 320 AD टू 550 AD। और यहाँ तक के ये कहा जाता है गुप्ता डायनेस्टी जो थी, इन्होंने 200 साल तक इंडिया के ऊपर हुकूमत की थी। क्या? 200 साल तक यहाँ पर इंडिया के ऊपर राज करते रहे। कब से कब तक? 320 से लेकर 550 तक, 200 साल तक यहाँ पर हुकूमत करते रहे ये इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर देखा जाए तो 320 से 420 फिर 520, तब हुआ 200 साल। यानी 200 साल के साथ साथ 220 साल, यानी इन्होंने 20 साल और एक्स्ट्रा यहाँ पर हुकूमत की। 220 साल तक इन्होंने हुकूमत की। दिस पीरियड विटनेस ग्लोरियस अचीवमेंट इन आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर एंड टेक्नोलॉजी, हैंस इट वॉज कॉल्ड द गोल्डन एज। क्या कहते हैं? इसके पीरियड में, इनके पीरियड में ये गवाही है, ये गवाह बनता है, ये पीरियड विटनेस है किस चीज़ का? अचीवमेंट, ग्लोरियस अचीवमेंट हासिल की थी इंडिया के अंदर। जो लोग बाग हैं या बाकी, हम इंडिया की बात करें सिंपल, तो इंडिया के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की। क्या क्या चीज़ें हासिल की? ग्लोरियस चीज़ें हासिल की। क्या क्या? आर्ट में, कल्चर में, लिटरेचर में, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। पहले इंडिया जो है यहाँ पर कुछ चीज़ नहीं था, नॉर्मल लोग थे, ना आर्ट थी, ना कोई कला थी, ना कोई कल्चर था, ना ही ट्रेडिशन है, कोई लिटरेचर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है लोग बाग, टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सब चीज़ें इंडियन के पास कब आई? जब यहाँ पर गोल्डन एज कहलाता है, जो किसे हम कहते हैं गुप्ता एम्पायर, यानी गुप्ता डायनेस्टी। उनके ज़माने में ये सारी चीज़ें इंडिया में आई।
ठीक है। अलग अलग तरह के लोग बाग कल्चर लेके आए, अलग अलग तरह की लिटरेचर सीखी, यहाँ पर अलग अलग तरह की आर्ट्स और एक्टिविटीज़ सीखी, ठीक है। किसी को ज़्यादातर पहले कुछ पता ही नहीं था, यहाँ तक कि हम जो छोटी सी बास्केट भी बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें भी एक आर्ट हो गई, ठीक है। जो लकड़ी की छाल की जो एक छोटी सी टोकरी बनाई जाती है वो भी एक कला हो गई, वो भी एक आर्ट हो गई, जो कि अगर इंसान सीखा नहीं है तो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की कला जो है, सब चीज़ गोल्डन पीरियड में आई, इस गोल्डन एज में। इसी को हम गोल्डन एज कहते हैं। और कौन सी एज थी वो? गुप्ता डायनेस्टी की एज थी, गुप्ता डायनेस्टी जब थी यहाँ पर। देयर वर रीजन्स फॉर द राइज ऑफ द गुप्ता पीरियड, और यहाँ पर रीज़न थे, ये कुछ वजह है जिसकी वजह से गुप्ता पीरियड राइज हुआ, बढ़ा। दे रूल फ्रॉम बिहार एंड उत्तर प्रदेश विच हैड फर्टाइल लैंड्स। सबसे पहला कि वो लोग जो है कहाँ से उन्होंने हुकूमत शुरू की? बिहार और उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से खेती हो पाती है। एंड प्लेंटी ऑफ आयरन डिपॉजिट वर फाउंड इन सेंट्रल इंडिया, और सेंट्रल इंडिया में कुछ प्लेंटी ऑफ आयरन डिपॉजिट, मतलब आयरन डिपॉजिट भी सेंट्रल इंडिया में मौजूद है। विच वॉज ट्रैप बाय द गुप्ताज, जो कि गुप्ताज ने ट्रैप कर लिया था, पता कर लिया था कि यहाँ पर आयरन मौजूद है, लोहा मौजूद है। और लोहे से क्या करते हैं? औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो मजबूत भी होता है। द एसेस टू द सिल्क रूट हेल्प देम टू एस्टेब्लिश देयर रूल ऑन द गंगेटिक बेसिन, प्रयाग, सैकेत यानी अयोध्या, एंड मगधा। मगधा, अयोध्या जिसे हम प्रयाग सैकेत कहते हैं, प्रयाग सैकेत और गंगेटिक बेसिन, यहाँ पर इन लोगों ने हुकूमत कैसे की? अपना हुक्म यहाँ पर कैसे अपना चलाया? कैसे? सिल्क रूट को मालूम करके, सिल्क रूट को ढूंढकर इन्होंने गंगेटिक बेसिन्स जो है वहाँ पर अपनी हुकूमत, और प्रयाग, सैकेत यानी अयोध्या में, और मगधा, इन जगहों पर भी अपनी हुकूमत की। दे स्लोली डेवलप अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी विच मेड देम वेरी पॉपुलर एंड बिकेम द लार्जेस्ट एम्पायर इन द इंडिया। इन्होंने जो है फिर हल्के हल्के अपनी एक बहुत ताकतवर आर्मी बनाई, बहुत बड़ी, और हल्के हल्के एक छोटी बहुत बड़ी पावरफुल आर्मी बनाई, तैयार करी, फौजी तैयार की, अपने फौज तैयार की, जिससे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए और लार्जेस्ट एम्पायर हो गई पूरे इंडिया की, ठीक है। द पेंटिंग एट अजंता एंड अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स इशूड बाय द गुप्तास, गुप्ता रूलर, टेल अस अबाउट द लाइफ ड्यूरिंग द गुप्ता एज। ये कह रहे हैं जो अजंता केव है, जो अजंता है, वहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं या जो उनके जो सिक्के बने हुए हैं, जो गुप्ता पीरियड में बनाए गए थे, सिक्के चलाए गए थे, उन सब सिक्कों को देखकर और अजंता पे जो पेंटिंग्स बनी हुई है वहाँ पर वो सारी चीज़ें देखकर हमें पता चलता है कि उस ज़माने में गुप्ता एज, उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी ज़िंदगी कैसी थी। देयर आर अदर लिटरेरी सोर्सेज विच इंक्लूड वर्क्स डन बाय द फेमस पोइट कालिदास, और काफ़ी और भी सोर्सेज हैं जो कि फेमस पोइट उन लोगों ने बताए हैं, जिनके ज़रिए हमें पता चला है। जैसे कि अब पोइट होते हैं वो लोग क्या करते हैं? राजाओं की, रानियों की कहानियाँ लिखते हैं, जो कि हम अब पढ़ते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि वो राजा इतना पावरफुल था, वो ऐसा था, ये ऐसा था, इतना सामान उसके पास था, इतना सोना था, इतनी जगह थी, ठीक है। कौन लिखता है? जो राइटर होते हैं, लिखने वाले होते हैं, जो लेखक होते हैं। तो लेखक जो थे, जैसे कि एक कालिदास थे, हु रॉट अभिजना शकुंतलम और मेघादूतम। इन्होंने, कालिदास जो थे, आपको इनके बारे में पता होगा, कालिदास जो है इन्होंने वो भी लिखे हैं, दोहे भी लिखे हैं। तो कालिदास जो है बहुत बड़े फेमस पोइट हैं, जिन्होंने अभिजना शकुंतलम और मेघादूतम नाम की किताबें लिखी हैं, ये कह सकते हैं, या स्टोरी लिखी है, जो भी कह सकते हैं। स्टोरी नहीं है, खैर ये रियल स्टोरी है, जिसमें क्या दिया है? विच गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल एंड द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स रिटन बाई फॉरेन ट्रेवलर सच एज फाहीन। इसमें क्या चीज़ें लिखी हैं? इसमें जो है उस ज़माने के लोगों की ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल और उनके रिपोर्ट्स के बारे में बताया है। रिपोर्ट्स कौन से रिपोर्ट्स? जो कि फॉरेन ट्रेवलर एक था, जैसे कि फाहीन, जो एक फॉरेन ट्रेवलर था, बाहर से आया था, आई थिंक चाइना का था वो, ठीक है। तो वहाँ से आया था, उसने जो अपने रिपोर्ट बनाई थी वो, और जो वहाँ के लोग थे गुप्ता डायनेस्टी के, उनके बारे में सब किस में लिखा है इन्होंने? कालिदास ने, अभिजना शकुंतलम ने और मेघादूतम में, ठीक है। ये दो जगह हैं, दो किताबें हैं जिसके अंदर इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, और वही चीज़ें हम अब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि फाहीन ने क्या लिखा था गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, या गुप्ता डायनेस्टी के बारे में कालिदास ने क्या लिखा था। अगर हमें भी वो किताब मिल जाए तो हम भी पढ़ लेंगे, हम भी समझ लेंगे, मगर हमारे लिए बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उन्होंने संस्कृत में लिखा हो, तो संस्कृत हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो लोग रिसर्च करते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं, फिर वो लोग रिसर्च करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखे होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ के फिर वो उसे ट्रांसलेट करते हैं, जिसकी वजह से आज हम हिस्ट्री पढ़ पा रहे हैं। वरना अगर कोई इंसान जानना ही नहीं चाहता कि हमारे पहले हिंदुस्तान में क्या था, कैसे हम लोग आज़ाद हुए, तो हमें पता ही नहीं चलता। तो हम लोग, अगर पता नहीं चलता, हिस्ट्री की बुक ही नहीं होती, हम पढ़ते नहीं। फिर आया गुप्ता डायनेस्टी 320 से 606 AD तक की बात करते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट, इन्होंने 3020 से लेकर 335 AD तक इन्होंने हुकूमत की, ठीक है। द गुप्ता वर वेसल्स ऑफ द कुशानाज व्हेन द पावर ऑफ द कुशानाज डिक्लाइन।
ये कह रहे हैं गुप्ताज जो है वो जो है एक वेसल्स थे कुशानास के। जब कुशानास की पावर डिक्लाइन हो गई, दे एसेटेड देमसेल्फ अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रगुप्ता फर्स्ट। तो गुप्ताज जो थे, इन्होंने चंद्रगुप्ता फर्स्ट जो इनके लीडर थे, मेन लीडर, उनकी लीडरशिप में क्या किया, जब डिक्लाइन हो गए कुशानास, जो इनसे पहले कुशानास रूल कर रहे थे। मैंने पहले कुशानास के बारे में बताया आपको, इससे पहले चैप्टर में कुशानास के बारे में ही पढ़ाई हुई है, इससे पहले वाले में चैप्टर 9 में। तो कुशानास जो थे जब वो हुकूमत कर रहे थे, उसके बाद जब वो लोग पावर से हट गए, पावर उनकी ख़त्म हो गई, तो जो चंद्रगुप्ता फर्स्ट थे उनके लीडरशिप में क्या हुआ, गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट कर दी गई। फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्ता फर्स्ट असेंडेड द थ्रोन ऑफ मगधा समटाइम अराउंड 320 AD। फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्ता जो फर्स्ट थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, उन्हें जो है मगधा का राजा बनाया गया और वहाँ पर उन्हें राजगद्दी पे बिठाया गया, थ्रोन किया गया, यानी उन्हें मुकुट जैसे हम कहते हैं हम ये कह सकते हैं, मतलब उन्हें जो है राजा की गद्दी पे बिठा दिया गया, थ्रोन बना दिया गया, थ्रोन पहना दिया गया। असेंडेड द थ्रोन ऑफ मगधा, राजगद्दी संभालने के लिए दे दिया गया। कब, लगभग 320 AD के करीब। ही सीमेंटेड हिज पोजिशन बाई मैरिंग आ लिच्छवी प्रिंसेस। क्या, लिच्छवी प्रिंसेस थी फ्रॉम प्रेजेंट डे नेपाल, जो कि आज नेपाल माना जाता है, जो आज नेपाल कहते हैं हम जिसे, वो वहाँ की एक रानी थी जिसे लिच्छवी कहते हैं। उस ज़माने में लिच्छवी कहते होंगे, ठीक है, उस ज़माने में उसका नाम लिच्छवी होगा। तो लिच्छवी प्रिंसेस यानी लिच्छवी की रानी, जिनका जो कि नेपाल अब कहलाता है, यानी एक नेपाल की रानी थी, उनसे शादी करके इन्होंने अपनी पोजीशन क्या कर दी, जमा दी, सीमेंटेड कर दी, मजबूत कर दी। ठीक है, चंद्रगुप्ता लेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द किंगडम, और इन्होंने अपनी किंगडम के लिए, अपने राज्य के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार की। ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन समुद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता के बाद, चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बाद एक इनके बेटे आए, मतलब जब इनके देहांत हो गए, जब ये मर गए, जब इनका हुकूमत ख़त्म होने का समय आया, तो इनके बेटे जो थे समुद्रगुप्ता, क्या, समुद्रगुप्ता, उन्होंने फिर आगे हुकूमत चलाई। ठीक है, वो बेटे बने उनके राजा समुद्रगुप्ता। फिर जो है वो 335 से लेकर 380 तक इन्होंने हुकूमत की, यानी 45 साल तक अगर देखें हम, 335 से 380 देखिए तो 45 साल होते हैं टोटल। द ग्रेट, क्या, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वॉज समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता को सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है, ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी का। ही सक्सेडेड हिज फादर चंद्रगुप्ता फर्स्ट, और ये जो है अपने फादर के बाद, चंद्रगुप्ता फर्स्ट फादर के बाद ये जो है बने राजा। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, स्कॉलर, म्यूजिशियन, पोइट एंड ऑल्सो अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। ये बहुत बड़े वॉरियर थे, लड़ाकू थे, स्कॉलर भी थे, म्यूजिशियन भी थे, पोइट भी थे, और यहाँ तक कि ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, जो कि एडमिनिस्ट्रेट कर सके। ही वॉज अ हिंदू बट वॉज टॉलरेंट टूवर्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये हिंदू थे मगर जो है बुद्धिस्ट और जैनिज्म की तरफ भी टॉलरेंट थे, उन्हें भी मानते थे, उन्हें भी समझते थे। द प्रयाग प्रश्ती, मतलब उसमें भी दिलचस्पी रखते थे। द प्रयाग प्रश्ती हैज़ 33 लाइन्स। जो प्रयाग प्रस्ती है उसके अंदर 33 लाइन है। एंड गिव्स अ विविड अकाउंट ऑफ समुद्रगुप्तास कॉन्क्वेस्ट एंड मिलिट्री एक्सप्लॉइट। प्रयाग प्रस्ती जो है एक तरह की पोएम टाइप की है, जिसके अंदर जो है 33 लाइनें हैं। उस 33 लाइनों के अंदर जो समुद्रगुप्ता की कॉन्केस्ट, मतलब उन्होंने जो जो जगहें जीती और मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स जो थे, वो सारी चीज़ें उसके अंदर उस 33 लाइन के अंदर लिखी हुई हैं। पोइट हरिसेना, क्या, पोइट हरिसेना लिखा है, ठीक है। पोइट हरिसेना प्रेज द किंग एंड रॉट अबाउट हिम एज अ वॉरियर, एज अ किंग हु वॉन विक्टोरीज इन बैटल। पोइट हरिसेना जो है उन्होंने जो किंग को प्रेज किया, प्रेज द किंग एंड रॉट अबाउट हिम, और उनके बारे में लिखा। जैसे कि उनके बारे में क्या लिखा कि एक वॉरियर थे, वो एक राजा थे जिन्होंने विक्टरीज जीती, बैटल में लड़ाइयाँ जीती बहुत सारी, मतलब उनकी तारीफ़ें लिखी। ठीक है, किसने, पोइट हरिसेना ने। हु वॉज लर्न एंड द बेस्ट ऑफ पोइट्स। कौन थे ये लोग, ये जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और पोइट्स में बेस्ट थे, यानी काफ़ी अच्छी पोएम लिखते थे। ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब एज इक्वल टू द गॉड्स। इन्होंने जो है गॉड्स के इक्वल भी इन्हें डिस्क्राइब किया है। समुद्रगुप्ता वेज्ड कैंपेन अगेंस्ट मैनी किंग्स एंड ऑल्सो डिफीटेड देम। और समुद्रगुप्ता जो थे इन्होंने क्या किया, काफ़ी कैंपेनिंग की और यहाँ तक के काफ़ी राजाओं को हराया भी। बाय डिफीटिंग 4 किंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ही ब्रॉट दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश अंडर हिज कंट्रोल। फिर क्या हुआ, जो नॉर्थ इंडिया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी नॉर्थ इंडिया के जो हिस्से हैं वहाँ पर जब इन्होंने 4 राजाओं को हरा दिया, तो उन 4 राजाओं को हराने के बाद, मतलब नॉर्थ साइड में 4 राजाओं को हराया, 4 राजाओं को हराने के बाद इन्होंने दिल्ली को और उत्तर प्रदेश को अपने कंट्रोल में ले लिया, यानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश भी इनकी हुकूमत में आ गया। फिर नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 64 पर, टॉप पर देखिए, पेज नंबर 64 टॉप पर देखिए। यहाँ पर ही ऑल्सो, यहाँ पर देखिए, ही ऑल्सो फॉट एंड डिफीटेड मैनी किंग्स ऑफ डेक्कन। यहाँ तक के जो डेक्कन वाला इलाका है वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ की और वहाँ के राजाओं को भी हराया, काफ़ी राजाओं को हराया। मैनी किंगडम्स सिचुएटेड नियर
प्रेजेंट डे आसाम इन ईस्ट इंडिया वर ऑल्सो डिफीटेड। और आज के ज़माने में जहाँ पर आसाम है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा किंग, बहुत तरह तरह के राजा, अलग अलग जगह के राजा, मतलब सिर्फ आसाम की बात कर रहा हूँ, जो आसाम है वहाँ पर भी कई राजा थे, कई किंगडम्स थी, उन्हें भी इन्होंने हराया और वहाँ पर भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया। ही ऑल्सो डिफीटेड द विंध्यास ट्राइबल हेड। और जो विंध्या मैंने बताया था, विंध्या पिछले चैप्टर्स में सब आया है ये, तो विंध्या जो था वहाँ का जो ट्राइबल हेड था, ट्राइबल कमिटी थी, जो ट्राइब्स होते हैं जो जंगलों में ऐसे इधर उधर रहते हैं, अपने आप ट्राइबल होते हैं, ठीक है, आप ये कह सकते हैं आदिवासी होते हैं, आदिवासी ही होते हैं, ठीक है। तो उनका भी एक ऐसे ही वहाँ पर हेड था, विंध्यास हेड कहते हैं हम, जिसे हम क्या कहते हैं, विंध्यास ट्राइबल हेड था वो विंध्यास का, तो उसे भी इन्होंने हराया। ही रिसीव ट्रिब्यूट फ्रॉम साकाज एंड कुशानाज। इन्हें जो है साकाज और कुशानाज से ट्रिब्यूट भी मिला, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज रीजन ही ऑल्सो इनडायरेक्टली कंट्रोल अ मच लार्जर एरिया। और इसके अलावा जो मैंने अभी बताया, इसके अलावा भी हिंदुस्तान में और इधर उधर बहुत सारे एरियाज़ पर इन्होंने हुकूमत कर रखी थी, कंट्रोल कर रखा था। जिसका नाम लिया है हमने वो जगह तो इनके कंट्रोल में थी, इसके अलावा भी थी बहुत सारी। ही ऑल्सो परफॉर्म द अश्वमेधा सेक्रीफाइस टू एसेट हिज सुप्रीमेसी एंड कैरिड हिज मिलिट्री एक्सपीडिशन टू ऑल ओवर इंडिया। अश्वमेधा मैंने बताया था, अश्वमेधा सेक्रीफाइस किसे कहते हैं अभी बताते हैं हम, वैसे हमने एक बार बता रखा है आपको, एक बार और बता देंगे। तो इन्होंने भी अश्वमेधा सेक्रीफाइस की अपनी सुप्रीमेसी को एसेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एंड कैरीड हिज मिलिट्री एक्सपेडिशन टू ऑल ओवर इंडिया। और उन्होंने अपनी मिलिट्री एक्सपेडिशन को पूरे ऑल ओवर इंडिया पर फैला दिया। मतलब ये देखा जाए तो इनकी हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर लगभग हो चुकी थी, पूरे हिंदुस्तान पर करी, और इन्होंने अपनी मिलिट्री भी फैलाई, काफ़ी पावरफुल मिलिट्री थी इनकी, जिससे कि कोई इनसे लड़ ना सके। अश्वमेधा क्या था ये भी बता देते हैं, तो उससे पहले ये पढ़ लिए। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड एक्म्प्लाइज्ड रूलर, अ म्यूजिशियन, पोएट एंड ऑल्सो अ स्कॉलर। वही बात है दोबारा कि वो एक बहुत ताकतवर ग्रेट वॉरियर थे, समझदार राजा थे, और एक म्यूजियन भी थे, पोएट भी थे, यानी पोएम भी लिखते थे, म्यूज़िक भी बजाते थे, और स्कॉलर भी थे, ठीक है। उसके बाद आया अश्वमेधा, जो मैंने अभी बताया नहीं है। अश्वमेधा में मैंने बताया था कि क्या होता था, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक राजा रहता है और इस जगह एक राजा रहता है। क्या, मान लो यहाँ पर एक राजा रहता है और उसका एक राजा यहाँ रहता है, ये इसकी हुकूमत है राजा की, ये एरिया दूसरे राजा का है, ये एरिया दूसरे राजा का है, और बाकी ऐसी दूसरे राजा के एरिया हैं। तो ये इसमें क्या होता था, एक राजा अपने घोड़े को छोड़ता था दूसरे राजा के रास्ते में, दूसरे राजा के इलाके में। अगर वो राजा उसके घोड़े को, मान लो इस राजा ने इस वाले राजा के घोड़े को आने दिया अपने राज्य में, अपने एरिया में आने दिया, तो इसका मतलब ये वाला राजा उसके अपने एरिया में दूसरे राजा के घोड़े को आने दे रहा है, यानी वो चाह रहा है कि ये वाला राजा हम पर हुकूमत कर ले, ठीक है। यहाँ पर मान लो कोई राजा है, उसने अपना घोड़ा छोड़ा, किस लिए, कि इसके एरिया में अगर मेरा घोड़ा जिंदा घूम के वापस आ गया, यानी मेरा हुकूमत हो गई इस पे। ये होता था अश्वमेधा। फिर अगर ये राजा, अब मान लो ये राजा है, ये भी राजा है, तो ये इतनी आराम से थोड़ी नहीं इसे कहेगा कि आओ अपने घोड़े को और घुमाओ ले जाओ, तो ये खाली घोड़ा छोड़ दिया करते थे, और घोड़ा जो है जाकर टहल कर वापस आया करता था। अगर जिंदा वापस आ गया तो इससे ये लगता था, इस राजा को ये समझ में आता था कि यानी अब ये वाला राजा मुझसे डर गया, ये वाला राजा मुझसे दब रहा है, ये राजा चाहता है कि मैं इसका लीडर बनूँ और ये ज़मीन भी मेरे अंडर में आ जाए। तो अगर जो राजा डर जाता था, सोचता था मान लो ये बहुत पावरफुल राजा है, ये छोटा सा राजा है, तो वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, तो वो जो है चुपचाप से इसके घोड़े को वापस जाने देगा। तो ये राजा समझ जाएगा कि यानी अब ये मुझसे जंग नहीं करेगा, और ये चाह रहा है, ये तैयार है कि मैं इस पर हुकूमत करूं, इसके राज्य को भी अपने कंट्रोल में ले लूं। और अगर इस राजा ने इसके घोड़े को, इस वाले राजा के घोड़े को मार दिया यहाँ पर, तो ये समझेगा यानी ये मुझसे, अब ये जो है ये समझेगा कि इसने मेरे घोड़े को मार दिया, यानी इस वाले ने इसके घोड़े को अगर मार दिया और अपने राज्य में, अपने इलाके में नहीं घूमने दिया, इसका मतलब इसने इसे चुनौती दी कि तुम मुझसे आके वॉर करो, मुझसे लड़ो, और अगर लड़ के जीत लो तो तुम्हारी ज़मीन। यही होता था। अगर मैं किसी के इलाके में अपना घोड़ा छोड़ दूँ और मेरा घोड़ा जिंदा वापस आ जाता है, तो मैं समझूंगा कि यानी वो राजा मुझसे डर गया है, या वो राजा मुझसे खुश है, वो चाहता है कि मैं उस पर राज करूं। अगर वो मेरे घोड़े को मार देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि उसने मुझे चुनौती दी है और वो मुझे अपना राजा मानने से, स्वीकार करने से मना कर रहा है। तो फिर ये वाला राजा या दूसरा राजा जिसका घोड़ा गया था, जिसे मार दिया गया, तो उस राजे के पास वो जाएगा अपनी जंग करने, लड़ाई करने, फिर दोनों के बीच में बैटल होती थी। तो ये चीज़ें भी इन्होंने की, ठीक है। फिर आए चंद्रगुप्त सेकंड। पहले कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद समुद्रगुप्ता जो उनके बेटे थे, फिर चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ऑल्सो नोन एज चंद्रगुप्त विक्रमोदित्य। चंद्रगुप्त सेकंड को चंद्रगुप्त विक्रमोदित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्रगुप्ता के बेटे थे।
यानी पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, उसके बाद आए समुद्रगुप्ता जो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे, फिर चंद्रगुप्त सेकंड के जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते थे जो समुद्रगुप्ता के बेटे थे। मतलब पहले आए चंद्रगुप्त फर्स्ट, इनके बेटे आए समुद्रगुप्ता, उनके बेटे जो थे इन्होंने समुद्रगुप्ता ने अपने बेटे का नाम चंद्रगुप्त सेकंड रख दिया, यानी अपने पिताजी के नाम से रख दिया। बस फ़र्क कितना था, इनके पिताजी का नाम था चंद्रगुप्त फर्स्ट तो इन्होंने अपने बेटे का नाम रख दिया चंद्रगुप्त सेकंड। ऐसे करके भी नाम रखे जाते थे, ठीक है। उन्हें जो है अपने पिताजी से ज़्यादा मोहब्बत होगी या जो भी होगा तो इन्होंने अब दूसरा नाम रखने के बजाय अपने अब्बा का नाम रख दिया, अपने पिता का नाम रख दिया। क्या नाम रखा? चंद्रगुप्त सेकंड कर दिया, ठीक है। ये किसके बेटे थे? समुद्रा के बेटे थे, समुद्रगुप्ता के बेटे, ठीक है, समुद्रगुप्ता के बेटे। चंद्रगुप्त सेकंड 375 से लेकर इन्होंने 445 तक इन्होंने राज किया, ठीक है। अगर मैं 75 से देखूं 445 तो देख लिए कितना हो गया, 25 और 35, ठीक है, 25 फिर यहाँ पर 40-50 साल के करीब अगर टोटल कर लेंगे तो हो जाएगा 15 साल इधर हो गए, 25 इधर हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए? 40 साल इन्होंने रूल किया, यहाँ पर हुकूमत की। वॉज अ गुड रूलर, ये भी बहुत बड़े अच्छे रूलर थे, ताकतवर रूलर थे। एंड अ ग्रेट कॉन्करर, और काफ़ी बड़े कॉन्करर थे। कॉन्करर कहते हैं कब्ज़ा करने वाला, हुकूमत करने वाला, ठीक है, क्या? कंट्रोल करने वाला, उसे हम कहते हैं कॉन्करर। ही मैरिड कुबरनगा, क्या? कुबरनगा, ये कौन थी? नागा जगह है, एक वहाँ की प्रिंसेस थी, रानी थी, उनसे शादी हुई इनकी। चंद्रगुप्त सेकंड वॉज अ वर्दी सक्सेसर टू हिज फादर्स थ्रोन, और यही जो है वर्दी सक्सेसर हुए अपने फादर के थ्रोन का, यानी अपने पिताजी यानी समुद्रगुप्ता के बाद इन्होंने ही उनकी राजगद्दी संभाली। ही कॉन्गर्ड मालवा, गुजरात, कटियावर, और इन्होंने फिर कहाँ कहाँ पर अपनी हुकूमत जमाई, मतलब और जगहें कौन कौन सी इन्होंने कॉन्कर्ड की। और पहले से तो इतनी हुकूमत थी इनकी, उसके बाद इन्होंने मालवा, गुजरात और कटियावर में भी एरिया कवर कर लिया, ये जगह भी इनके कंट्रोल में आ गई। ही गेन कंट्रोल ओवर 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, इन्होंने जो वेस्टर्न इंडिया के 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, ठीक है, वहाँ पर भी कंट्रोल किया। कौन कौन से पोर्ट्स थे? ब्रॉच, कैम्बे एंड सोपारा, ये 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट थे जहाँ से ट्रेड होता था, तो वो पोर्ट भी इन्होंने कंट्रोल में कर लिया। ही गेव द हैंड ऑफ हिज डॉटर टू द वकातका किंग, इन्होंने अपनी बेटी की शादी किससे करवाई? वकातका किंग, उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ थमा दिया, मतलब उनसे शादी करा दी। रुद्रसेन दस ही वॉज एबल टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद दैम, जिसका नाम क्या था? वकातका का किंग था, उसका नाम था रुद्रसेन नाम था उसका, ठीक है। कहाँ का किंग था? वकातका का किंग, जो कि जो है बहुत ज़्यादा एबल था। ही वॉज एबल टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद दैम, और इसी वजह से फिर उनके साथ उनका फ्रेंडली रिलेशन यानी दोस्ताना रिलेशन हो गया, दोस्ती में तब्दील हो गई। वरना क्या होता था? हमेशा ऐसे होता है, 2 राजाएं आपस में दुश्मनी होती है। मगर बाद में क्या हुआ? वकातका किंग के साथ, जिसका नाम रुद्रसेन था, उसके साथ अपनी बेटी की शादी कराने के साथ उनके साथ भी उनकी दोस्ती हो गई, उनका भी रिश्तेदारी में बदल गया। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू द अरेबियन सी एंड फ्रॉम द हिमालयाज टू द रिवर नर्मदा, और इनकी एम्पायर, इनकी हुकूमत कहाँ से कहाँ फैल गई? बे ऑफ बंगाल तक फैल गई, पूरे बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी तक। कहाँ से? बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी तक, मतलब यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक, और हिमालय से लेकर रिवर नर्मदा तक। कहाँ तक? रिवर नर्मदा तक, पूरी हिमालय से लेकर रिवर नर्मदा, पूरी यहाँ से लेकर रिवर नर्मदा, ये रही नर्मदा, यानी बे ऑफ बंगाल से यहाँ तक, ये वाला एरिया भी इनके कंट्रोल में, और हिमालय पहाड़ से लेकर यहाँ तक, ये सब क्या है? ये सब क्या है? पूरा इनके कंट्रोल में है। ये है एक्सटेंट ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ये गुप्ता एम्पायर है पूरी पिंक वाली, ठीक है। हिज एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू द अरेबियन सी एंड फ्रॉम द हिमालयाज टू द रिवर नर्मदा। उज्जैन वॉज द कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, और उज्जैन जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड की कैपिटल थी, मतलब इन्होंने अपनी कैपिटल बना रखी थी। ही वॉज ऑल्सो अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ये जो है काफ़ी जो है आर्ट और लिटरेचर के शौकीन थे, और ये जो है एक पैट्रॉन थे, ठीक है। पैट्रॉन कहते हैं हम जहाँ पर जो चीज़ सेव करने वाला, ठीक है। तो ये भी जो है एक कलाकार थे, ये भी एक लिटरेचर लिखते थे, और इन्हें भी लिटरेचर और आर्ट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। द नवरत्नाज द 9 जेम्स लिव्ड इन हिज कोर्ट, 9 जेम्स मतलब 9 इंसान थे, 9 लोग थे, इन्होंने इन 9 लोगों को 9 रत्न नाम दिया था। वो 9 रत्न 9 जेम्स किसे कहा जाता है? जैसे 9 दरबारी होते हैं वैसे इनके, मतलब दरबारी होते हैं वैसे इनके 9 दरबारी थे, जो कि इनके कौन थे? कोर्ट में रहते थे, इनके दरबार में रहते थे, इनके किले में रहते थे। ये 9 रत्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं,
9 रत्न या 9 जेम्स जिसे ये कहते हैं राजा, ठीक है, जिसे जेम्स कहा जाता है या रत्नास कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, कोई समझदार होता है, कोई अक्लमंद होता है, कोई बहुत अच्छा पोएट होता है, कोई बहुत अच्छा सिंगर होता है, कोई बहुत ताकतवर होता है, कोई बहुत ज़्यादा अक्लमंद होता है। तो इसलिए राजा हमेशा ऐसा करता है डिस्कशन के लिए। मान लो बहुत अक्लमंद इंसान एक लिया आया, वो एक बहुत ताकतवर ले आया। ताकतवर क्या करता है, हमेशा वो फौज में आगे रहता है। अक्लमंद क्या करता है, हमेशा वो प्लानिंग करता है। और जो एक मान लो बहुत अच्छा वो पोइट लिया है तो राजा के लिए पोएम लिख रहा है। एक अच्छा बहुत ज़्यादा एक आदमी है जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलता है, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल रहा है, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में उसकी तारीफ़ कर रहा है, ठीक है। 9 रत्न थे। द नवरत्नस द 9 जेम्स लिव इन हिज कोर्ट। पोइट कालिदास वॉज वन ऑफ देम। और जो पोइट कालिदास हैं वो उनमें से एक आदमी थे जो पोएम लिखते थे, ठीक है। एंड अदर वन वॉज आर्यभट्टा। और दूसरे कौन थे, आर्यभट्टा, जिनके बारे में हर कोई जानता है। कौन नहीं जानता इनके बारे में, आर्यभट्टा के बारे में। आपने इनके बारे में नहीं जाना तो ये नहीं समझ लिया आपने कुछ नहीं जाना। बच्चे बच्चे जानते हैं इनके बारे में, ठीक है। ज़ीरो की किसने खोज की थी, तो आप अब जितना मैंने हिंट दे दिया आप समझिएगा, ठीक है। हु वॉज द फेमस एस्ट्रोनॉमर। ये बहुत बड़े फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। द चाइनीज़ पिलग्रिम अबाउट whom he have learned earlier came to India during चंद्रगुप्ता's reign। और जो चाइनीज़ पिलग्रिम जिसके बारे में इन्होंने पहले पढ़ा था वो भी इंडिया में चंद्रगुप्तास के रीजन में समय में रूलिंग टाइम में आई। ही गेव अ गुड अकाउंट ऑफ हिज कोर्ट एंड द पोइट्स। इन्होंने जो है काफ़ी अच्छा अकाउंट और उसने पोइट भी लिखी, मतलब पोइट भी लिखी और काफ़ी अच्छा अकाउंट बनाया उनके कोर्ट्स का, कॉर्टियर्स का, फिलोसोफर्स का, राइटर्स हैं हु लिव ड्यूरिंग हिज टाइम। जो ये सारे हैं इनके बारे में सब बताया इन्होंने, ठीक है। मतलब कौन कौन कॉर्टियर्स थे, फिलोसोफर कौन कौन थे, राइटर्स कौन कौन थे, उस ज़माने में कौन कौन राइटर थे, राजा कितना पावरफुल था, राजा ने कहाँ कहाँ हुकूमत की, कैसे हुकूमत की। हम सब जो राजा के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये सब उन्हीं चीज़ों से पढ़ रहे हैं जो हमें मिली। वी गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टाइम फ्रॉम द कॉइन। और यहाँ के जो सिक्के थे उनके सिक्कों को देखकर भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है। सम कॉइन शो समुद्रगुप्ता प्लेइंग ऑन द वीणा। कुछ कॉइन पर, कुछ सिक्कों पर ऐसा लग रहा है कि जो समुद्रगुप्ता हैं वो वीणा पर खेल रहे हैं। सम ऑफ द अदर कॉइन शो वेरियस इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। कुछ कॉइन ऐसे थे, कुछ सिक्के ऐसे थे जिसपे भगवानों की मूर्तियाँ बनी हुई थी, मतलब उनकी तस्वीरें बनी हुई थी गॉड और गॉडेस की। द मेटल कॉइन ऑफ द गुप्ता पीरियड ऑल्सो शो द मेटलर्जिकल स्किल ऑफ दिस डायनेस्टी। और इस ज़माने के जो मेटल के कॉइन थे इससे ये भी पता चलता है कि वो लोग मेटल के बारे में जानते थे और वो कितने स्किल्स समझते थे, कितने मेटलर्जिकल स्किल्स के बारे में जानते थे। यानी अगर हमें उस ज़माने के मेटल के सिक्के मिले, यानी हमें ये पता चलता है कि वो लोग मेटल के बारे में जानते थे, उन्हें पता था मेटल क्या होता है, कैसे हम सिक्के बनाते हैं, उसके बारे में उन्हें पता था कि कैसे चीज़ें हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं अर्ली मैन की बात करूँ तो अर्ली मैन को कुछ नहीं पता था मेटल क्या होता है, पहिया क्या होता है, हल्के हल्के करके वो सीखे। मगर जो गुप्ता थे ये लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ज़्यादा एडवांस लोग थे। चाहे मानने को अगर हम कहें तो इसमें आर्यभट्ट जो इसका मैंने नाम बताया बहुत बड़े इस एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर्स आप जानते होंगे किसे कहते हैं, नहीं जानते तो सर्च करके पता करिएगा, ठीक है। द गुप्ता रूल वॉज द पीरियड ऑफ ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। जब गुप्ता का रूल चल रहा था, हुकूमत चल रही थी, तो ये कहा जाता है उस टाइम इंडिया का बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस था। बस उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा था, इंडिया में तरक्की ही आई थी, कभी नुकसान नहीं हुआ था। मैनी ग्रेट पर्सनेजेस लाइक कालिदास, आर्यभट्ट और वरहा मिहिरा एंड बिरहमा गुप्ता बिलोंग टू दिस एज। और काफ़ी जो पर्सन हैं, काफ़ी जो ग्रेट पर्सन एजेस हैं, जैसे कि काफ़ी जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे कि कालिदास, आर्यभट्ट और वरहा मिहिरा और बिरहमा गुप्ता, वो इसी समय में गुप्ता पीरियड के समय में ही रह चुके हैं, इसी समय में ही वो लोग पैदा हुए, इसी समय में ही मरे। मतलब गुप्ता डायनेस्टी के ही टाइम के लोग हैं ये लोग। द किंग कैरीड द टाइटल ऑफ महाराजा धीरज। क्या, महाराजा धीरज। और जो ये गुप्ता चंद्रगुप्त सेकंड थे, इन्हें किस चीज़ का टाइटल मिला, महाराजा धीरज। क्या, महाराजा धीरज के नाम से इन्हें बुलाया जाता था। द सोसाइटी वॉज क्लोज निट। और जो सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा निट थी, करीब थी। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। और यहाँ के मेन लोगों का काम क्या था, मेन काम था यहाँ के लोगों का एग्रीकल्चर करना, खेती करना, ठीक है, खेती बाड़ी करना यहाँ के मेन लोगों का काम था। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर फ़ाहीन क्या था ये, फ़ाहीन द चाइनीज़ पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। जो फ़ाहीन था वो कौन था, वो एक चाइनीज़ पिलग्रिम था, वो जो है यहाँ पर इंडिया के अंदर आया जब चंद्रगुप्त सेकेंड यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, ठीक है। यानी समुद्रगुप्ता का बेटा, यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट का ग्रांड बेटा, ठीक है। ही हैज़ रिटन एन अकाउंट ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ अंडर द गुप्ता। और गुप्तास की लाइफ
के ऊपर इन्होंने उनके काफ़ी पहलुओं पर, काफ़ी एक्सपर्ट्स पर क्या किया है उसने, फ़ाहीन ने काफ़ी चीज़ें लिखी, उनके बारे में अपना अकाउंट बनाया। लोग बाग पहले क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहाँ पर जो है उनके बारे में लिखना पढ़ना ये सब इनका शौक हुआ करता था। फ़ाहीन चाइनीज़ से आया था, चाइनीज़ पिलग्रिम था, और यहाँ पर आके इसने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में अपने अकाउंट में काफ़ी चीज़ें लिखी, मतलब काफ़ी चीज़ें इन्होंने नोट की। ही स्टेड एट द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। इन्होंने ये कहाँ पर रुके थे जब हिंदुस्तान आए, फ़ाहीन कहाँ रुके थे, कैपिटल सिटी जो पाटलिपुत्र की है वहाँ पर रुके। ऑन हिज रिटर्न ऑफ चाइना ही रोट अ बुक कॉल्ड फोको की द ट्रेवल्स ऑफ फाएक्जियन। क्या, जब वो वापस जा रहे थे चाइना तो उन्होंने एक बुक लिखी, फोकुओ किंग लिखा, ये फोकुओ की चाइनीज़ वर्ड है, अब इसका हमें मीनिंग नहीं समझ में आएगा, मगर यहाँ पर मीनिंग दिया है। इसका मतलब क्या है, द ट्रेवल्स ऑफ फाएक्जियन का ट्रेवल्स, ठीक है, फाएक्जियन का सफ़र, ठीक है। ही वॉज, यानी इन्होंने अपने आप को ही कहा होगा फ़ाहीन का सफ़र, ठीक है। इन्होंने, अब यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है। ही वॉज डीपली इम्प्रेस बाय द वेल्थ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कैपिटल ऑफ गुप्ताज। ये काफ़ी इम्प्रेस हुए किससे, जो गुप्ता थी, गुप्ता डायनेस्टी थी, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी वेल्थ, उसकी दौलत, उसकी शोहरत, उसकी ज़मीनों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए, मतलब उन्हें काफ़ी अच्छा लगा देखकर। क्योंकि जब आप देखेंगे, आप ही अगर हैं, अगर हम आपको ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पर बहुत बड़ा महल हो, 500 गज़ की ज़मीन पर अगर हम देखें तो हमारे लिए वही अच्छा घर लगता है, मगर अगर मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊँ जहाँ पर 500 या 500 छोड़िए, 4,000, 20,000, 30,000 गज़ की ज़मीन पर अगर कोई बंगला बना है, और अगर आपको वहाँ पर ले जाऊँ, पूरा प्लेग्राउंड है, बहुत अच्छा हवेली बनी है, तो आपको वही देखकर अच्छा लगेगा। तो ये तो पूरे हिंदुस्तान पे लगभग हुकूमत कर रहे थे, हिंदुस्तान पे इतने बड़े एरिया पे हुकूमत कर रहे थे। तो फ़ाहीन जब यहाँ आया तो उसने देखा कि गुप्ता जो है इतने अमीर हैं, इतने ताकतवर हैं, इतने पावरफुल हैं, इतनी ज़्यादा ज़मीनें हैं उनके पास, तो उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ। फ़ाहीन रॉट दैट द कैपिटल सिटी ऑफ गुप्ताज पाटलिपुत्रा हैड 2 ग्रेट मोनास्ट्रीज। फ़ाहीन ने यह भी लिखा कि जो कैपिटल सिटी थी गुप्ता की, पाटलिपुत्र की, जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र जगह है, ठीक है, गुप्ता की पाटलिपुत्र जगह है, उसकी जो कैपिटल सिटी थी उसकी 2 ग्रेट मोनास्ट्रीज थी। द पीपल वर ऑनेस्ट एंड लॉ अबाइडिंग। और जो लोग थे वहाँ के, वो जो है ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे। मतलब ये बताया इन्होंने अपने अकाउंट में, ये लिखा जब इन्होंने किताब लिखी तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में उन्होंने जब लिखा तो उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग थे वो बहुत ईमानदार और कौन थे, ईमानदार थे, और डीपली क्या थे, बहुत ज़्यादा अबाइडिंग थे। लॉ अबाइडिंग मतलब कानून मानने वाले थे। ऐसा नहीं कि अब गुप्ता डायनेस्टी के जो राजा हैं कौन थे, अभी तो चंद्रगुप्ता सेकंड थे, तो ऐसा नहीं कि वो राजा हुकूमत कर रहा है तो वो हुक्म दे रहा है तो कोई मानना नहीं है, नहीं, वहाँ के लोग ईमानदार और यहाँ तक कि अपने राजा का हुक्म मानने वाले थे। क्यों, जब इतना अच्छा राजा था, वो तरक्की दे रहा है, तुम्हारे कंट्री को अच्छा कर रहा है, तो हर कोई बात मानेगा। ही ऑल्सो रॉट ऑफ द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन एंड कल्चर। यहाँ तक कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में उन्होंने लिखा। राइज ऑफ हर्षवर्धना का राइज। अब हर्षवर्धना कैसे आए। वी नो अबाउट द गुप्ता रूलर फ्रॉम देयर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। ये कह रहे हैं हमें जो है गुप्ता रूलर के बारे में कैसे पता चला, उनकी इंस्क्रिप्शंस, उनकी लिखावट और उनके सिक्कों से। वी कैन फाइंड आउट अबाउट सम किंग्स फ्रॉम देयर बायोग्राफीज़। और उनकी बायोग्राफीज़ कहते हैं जो उनकी लाइफ के बारे में लिखा गया हो, तो उनकी लाइफ के बारे में जो बायोग्राफीज़ लिखी गई हैं उनसे हमें कुछ और राजाओं के बारे में पता चलता है। द रूलर ऑफ थानेसर हर्षवर्धना वॉज वन सच रूलर। और ऐसे ही एक रूलर जो उनकी बायोग्राफी में जिसका नाम आया है वो कहाँ था, थानेसर एक जगह थी, वहाँ का, कहाँ का, थानेसर एक जगह थी, वहाँ का रूलर था। क्या नाम था उसका, हर्षवर्धन। वो भी एक ऐसा रूलर था जो कि इनकी बायोग्राफीज़ में जिसका नाम आया है। हर्षचरिता, क्या, हर्षचरिता इज़ द बायोग्राफी और हर्षा रिटन बाय हिज कोर्ट पोइट बना भत्ता। हर्षचरिता जो है वो बायोग्राफ़ी है किसकी, हर्षा की। हर्षा एक राजा था, उसकी बायोग्राफ़ी है, ठीक है। और वो लिखी किसने थी, बना भत्ता, जो एक उनका पोइट था, उनका एक पोएम लिखने वाला उनके कोर्ट में था जिसका नाम था बना भत्ता, उसने लिखी थी हर्षचरिता, जिसमें हर्ष के बारे में लिखा था, हर्षा के बारे में लिखा था। ही रॉट दिस बायोग्राफी इन संस्कृत लैंग्वेज। इन्होंने इस बायोग्राफी को संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। और ह्यू सेंग द चाइनीज़ पिलग्रिम ऑल्सो विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षा रेन। और जो ह्यू सेंग वो चाइनीज़ पिलग्रिम थे, ये भी हर्षा रेन के पीरियड में आए थे इंडिया में, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, हर्षवर्धना वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ प्रभाकर वर्धना। हर्षवर्धना जो है 606 से लेकर इन्होंने 647 तक मतलब रहे, 606 में पैदा हुए, 647 तक मर गए। ये क्या बताती है, ऐसे डेट लिखी होती है, यानी ये बताती है बर्थडे, ये डेट डे, ठीक है। ये यंगेस्ट सर थे, सबसे यंगेस्ट सन थे, मतलब सबसे छोटे बेटे थे किसके, प्रभाकर वर्धना के। हु बिकेम द रूलर ऑफ थानेसर आफ्टर द ट्रेजिक डेथ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर राज्यवर्धना। कब,
कब? जब इनके बेटे, बड़े बेटे मतलब जो इनके बड़े भाई थे, एल्डर ब्रदर थे, जो थानेसर के राजा बने, कौन? जो प्रभाकर वर्धना के बेटे कौन थे? हर्षवर्धना। वो जो है यंगेस्ट सन थे, छोटे बेटे थे किसके? प्रभाकर वर्धना के। वो राजा बने थानेसर के कब? जब उनके बड़े भाई की मृत्यु करके, मतलब प्लानिंग से उनके बड़े भाई को मार दिया गया था, जिनका नाम था राज्यवर्धना। क्या? राज्यवर्धना, जो कि इनके बड़े भाई थे हर्षवर्धना के। तो हर्षवर्धना के बड़े भाई को प्लानिंग करके धोखे से मार दिया गया। उसके बाद जब उनके भाई की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो हर्षवर्धना को थानेसर का राजा बना दिया गया। ही वॉज द लास्ट किंग, ग्रेट हिंदू किंग ऑफ नॉर्थन इंडिया। और ये अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थन इंडिया के आखिरी हिंदू किंग थे जो कि ग्रेट हिंदू किंग थे, वरना बाकी फिर बाद में नॉर्थन इंडिया में कोई बड़ा हिंदू किंग नहीं आया। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी इंडिया का ये वाला हिस्सा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो ये वाला इलाका नॉर्थन आता है, नॉर्थ वाला, ये साउथ वाला, ये ईस्ट वाला और ये वेस्ट वाला। तो नॉर्थ वाले इलाके पे जो लास्ट हिंदू किंग आया, जो सबसे पावरफुल किंग था, वो कौन था? हर्षवर्धना, जो कि किसके बाद आया? राज्यवर्धना के बाद, जो कि कौन थे? इनके बड़े भाई थे हर्षवर्धना के। ठीक है, उसके बाद हिज डोमिनियन एक्सटेंडेड ओवर द होल ऑफ द बेसिन ऑफ द गंगा। और जो गंगा बेसिन है, पूरा जो गंगेस बेसिन है, उसमें इंक्लूडिंग नेपाल फ्रॉम हिमालयाज टू द नर्मदा, यानी नेपाल लेकर हिमालय जो है पूरा, वहाँ से लेकर नर्मदा तक, और बिसाइड्स मालवा की उधर भी गुजरात ले लो या शुरस्त्रा ले लो, ये सारी जगहों पर भी इनके अंडर में हुकूमत हो गई, मतलब इन्होंने भी और अपनी हुकूमत फैलाई। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, ये भी बहुत बड़े लड़ाकू थे, काफ़ी बड़े फाइटर थे। हु वॉज नॉट ओनली अ लिबरल पैट्रॉन ऑफ लिटरेरी मेरिट, अगर मैं लिटरेरी मेरिट की बात करूँ तो खाली है लिबरल पैट्रॉन ही नहीं थे खाली, बट वॉज हिमसेल्फ एन अकम्पलिश कैलीग्राफिस्ट, और यहाँ तक कि वो बहुत बड़े एक कैलीग्राफिस्ट थे। कैलीग्राफी आपने सुनी होगी, कैलीग्राफी कहते हैं खूबसूरत राइटिंग में लिखना, अलग अलग डिज़ाइन में लिखना। आपने देखा होगा लोग बाग उर्दू कैलीग्राफी करते हैं, अलिफ लिखते हैं, उसी में सीन बनाते हैं, उसी में मीम बनाते हैं, समझ में नहीं आता है नॉर्मल इंसान को क्या लिखा है। तो इस तरह से वो भी एक बहुत बड़े कैलीग्राफिस्ट थे, एंड एन ऑथर ऑफ रेपुटेशन, और एक काफ़ी इज्जतदार ऑथर थे। ऑथर क्या कहते हैं? ऑथर किसे कहते हैं? लिखने वाले को, लेखक। तो ये सब राजाओं के क्या होते थे? ज़्यादातर शौक होते थे लिखना। ठीक है, तो इससे जो है काफ़ी टैलेंटेड भी होते थे और ये इन लोगों को नॉलेज भी हुआ करती थी। हर्षा ऑल्सो डेवलप फ्रेंडली रिलेशन विद चाइना। अब ये हर्षा कौन है? यही हर्षवर्धना ही है, उन्हें ही हर्षा कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं हर्षा जो है इन्होंने अपना फ्रेंडली रिलेशन बनाया चाइना, यानी इनकी दोस्ती जो है चाइना से भी थी। हर्षा मेड कन्नौज हिज सीट ऑफ पावर, और हर्षा ने जो है अपनी पावर सीट कहाँ पर बनाई? कन्नौज में, यानी कन्नौज पर बैठा करते थे वो, वहाँ से हुकूमत चलाया करते थे। द 5th बुद्धिस्ट असेंबली वॉज हेल्ड एट कन्नौज, और जो 5वीं बुद्धिस्ट असेंबली हुई थी वो कन्नौज में ही हुई थी। ही प्रोपोगेटेड महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, इन्होंने महायाना फॉर्म जो है बुद्धिस्ट की प्रोपोगेट की। ठीक है, उसका प्रोपोगेशन किया। द असेंबली वॉज अटेंडेड बाई सम 20 किंग्स एंड 100 ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स। इस असेंबली में लगभग 20 किंग थे, 20 राजा थे, और 100 के करीब जो है कौन थे? बुद्धिस्ट मॉन्क थे, मतलब बुद्धिस्ट साधु थे। मैनी रिलीजियस मैटर्स वर डिस्कस इन डिटेल, और इसमें काफ़ी रिलीजियस मैटर को डिस्कस किया गया। द चाइनीज़ पिलग्रिम हुएनसेंग प्रिसाइड्स ओवर दिस असेंबली, और जो चाइनीज़ पिलग्रिम हुएनसेंग थे वो भी इस असेंबली में शामिल थे। हुएनसेंग स्टेड इन इंडिया फॉर 15 ईयर, और जो हुएनसेंग थे वो इंडिया में 15 साल तक यहाँ पर रहे। एंड द आउट ऑफ दीज ही स्पेंट 8 ईयर्स इन द कोर्ट ऑफ हर्षना, और 15 साल जो ये इंडिया में इन्होंने गुजारे ह्यूनसेंग ने, तो ह्यूनसेंग ने जो 15 साल इंडिया में गुजारे उसमें से 8 साल तो ये हर्षा के कोर्ट में रहे, यानी हर्षवर्धना के साथ उसके दरबार में रहे। ही प्रेसिस हर्षाज एडमिनिस्ट्रेशन एज बिनिंग एंड जेनरस, इन्होंने हर्षा की एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बताया है? एक बिनिंग और जेनरस बताया है, काफ़ी मतलब उसकी तारीफ़ की है। हर्षा कॉन्कर पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान एंड द होल ऑफ द गंगा वैली अप टू आसाम। हर्षा ने जो है पंजाब पर भी हुकूमत कर ली, ईस्टर्न राजस्थान में भी हुकूमत कर ली, और यहाँ तक कि पूरा जो गंगा है, गंगा वैली, वहाँ तक भी हुकूमत करी, वहाँ से लेकर पूरा आसाम तक। ठीक है, वहाँ से लेकर पूरा आसाम तक इनकी क्या थी? हुकूमत थी। ही ऑल्सो लॉन्च अ मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द चालुकियन किंग पुलाकेशिन सेकेंड, और जो पुलाकेशिन सेकेंड थे, वहाँ जो वो कौन थे? चालुकिया किंग थे, चालुकियन राजा थे। ठीक है, जैसे ये थे गुप्ता राजा थे, ये गुप्तास किंग के थे, तो ऐसी जो है गुप्ता किंग के बाद ही इसके बारे में बताया जाता है, गुप्ता के अंदर ही बताया जाता है ये हर्षवर्धना। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं, ये जो है चालुकियन किंग थे, एक पुलाकेशिन सेकेंड, उनसे लड़ने गए हर्षा। ठीक है, मगर ये हार गए कब? 620 AD में, 620 AD में उनसे हार गए। ठीक है, यानी पुलाकेशिन ज़्यादा पावरफुल होगा, या हो सकता है कुछ कमी आ गई हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है पावर ही होना, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, टैलेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है हज़ार लोग जो है करोड़ों लोगों को हरा देते हैं, लाखों लोगों को हरा देते हैं, जब उनके पास दिमाग हो और ईमान हो। चलो
मतलब एक सोच हो, एक जज्बा हो, हिम्मत हो, तो वो जो है हरा सकते हैं आसानी से। इससे ज़रूरी नहीं है कि पावर हो, ठीक है। साउथ इंडिया किंगडम, अब साउथ इंडियन किंगडम की बात करेंगे, यानी इंडिया के साउथ वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में। ये वाला आ गया हमारा साउथ वाला हिस्सा, ठीक है। यहाँ की बात करेंगे अब। द पीरियड फ्रॉम 300 to 750 AD मार्क्स द सेकेंड हिस्टोरिकल फेज इन द सदर्न पेनिसुला। अगर हम सदर्न पेनिसुला की बात करें तो वहाँ पर 300 से 750 AD तक की बात करें तो वो सेकेंड हिस्टोरिकल फेज माना जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पल्लवास ऑफ कांची, द चालुकियास ऑफ बादामी एंड द पांड्यास ऑफ मदुराई। मदुराई, बादामी और कांची ये जगह है, और पल्लवास ये वो हैं जो कांची पे राज कर रहे थे, चालुकियास जो बादामी पे राज कर रहे थे, मतलब जो जगह है। जैसे मैंने कहा पांड्यास, पल्लवास, चालुकियास, ये एक ग्रुप होता था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कहते हैं हम लोग खान हैं, पठान हैं, ठीक है, ठाकुर हैं, राजपूत हैं, इस तरह से ये पल्लवास, चालुकियास, इनका भी ऐसी ग्रुप था, ठीक है। तो उस ज़माने में पल्लवास जो कांची के थे, चालुकियास जो बादामी के थे, और जो पांड्यास थे वो कहाँ थे, मदुराई के थे। इमर्ज एज द 3 पावरफुल स्टेट, ये इस ज़माने के 3 पावरफुल स्टेट माने जाते थे, 3 ताकतवर स्टेट थे, 3 ताकतवर राज्य थे इन नॉर्थन महाराष्ट्र एंड विदर्भा। द सत्यवाहानास वर सक्सीडेड बाय द लोकल पावर वकाटकास हु वर फॉलोड बाय द चालुकियास। क्या अभी मैंने बताया आपको यहाँ पर कि जो नॉर्थन महाराष्ट्र और विदर्भा जो जगह थी, वहाँ पर सत्यवाहानास जो थे वो लोग सक्सीडेड हो गए थे, मतलब वहाँ पर उन्होंने अपनी लोकल पावर किसके ज़रिए वहाँ पर अपनी पावर इस्टेब्लिश की, वहाँ पर ताकत में कैसे आए, पावरफुल कैसे बने, वकाटकास के ज़रिए, ठीक है। बाय द लोकल पावर वकाटकास हु वर फॉलोड बाय द चालुकियास ऑफ बादामी, जो कि चालुकियास थे बादामी के, उनके ज़रिए फॉलोड किए जा रहे थे वहाँ पर, ठीक है। तो जो नॉर्थन महाराष्ट्र और विदर्भा जो जगह थी, वहाँ पर सतवाहनास वहाँ पर पावरफुल थे। द चालुकियास प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया फॉर अबाउट 2 centuries। अगर मैं चालुकियास की बात करूँ तो इन्होंने भी पावरफुल रोल प्ले किया है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया की हिस्ट्री में। कहाँ पर, साउथ इंडिया में। कब तक, 2 centuries तक, लगभग 2 centuries तक। वी वर दे ओवरथ्रोन बाय देयर फ्यूडेटरीज। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक्स है, यहाँ पर देवर होना चाहिए था, या तो फिर या हुवर होना चाहिए। हुवर देवर, वी वर दे ओवरथ्रोन बाय फ्यूडेटरीज द राष्ट्रकूटास, मतलब राष्ट्रकूटास के बाद ये लोग आए थे। द चालुकियास क्लेम देयर डिसेंट फ्रॉम आइदर ब्राह्मा और मनु और मून। चालुकियास ने किसे डिसेंट माना, अपना डिसेंट किसे माना, ब्राह्मा या मनु को या मून को, मून कहते हैं चांद। दे सेट अप देयर कैपिटल एट वटापी, इन्होंने जो है मॉडर्न बादामी जो है जिसे वटापी कहते थे, वहाँ पर इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई। द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई पुलाकेशिन फर्स्ट, और जो डायनेस्टी थी वो पुलाकेशिन फर्स्ट जो थे उन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश की थी, मतलब जिसे जो है पुलाकेशी सेकंड ने हराया था हर्ष को। जैसे कि भी मैंने बताया था कि हर्षा सेकंड जो थे उन्हें हराया था, तो वही पुलाकेशिन है ये, ठीक है। पुलाकेशिन यहाँ पर ये पुलाकेशिन फर्स्ट हैं, और वो कौन थे, पुलाकेशिन सेकंड थे, ठीक है। द मोस्ट फेमस किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज पुलाकेशिन सेकंड, और इस डायनेस्टी के जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग थे वो कौन थे, पुलाकेशिन सेकंड। अब ये पुलाकेशिन सेकंड इंपॉर्टेंट होंगे तभी तो इतने बड़े राजा हर्षा को हरा दिया इन्होंने। यहाँ पर मैंने बताया था कि चालुकियन किंग थे, ये चालुकिया के किंग थे जो कि बादामी के थे, बादामी जगह है वहाँ के। पुलाकेशिन सेकंड जो थे वो पुलाकेशिन फर्स्ट के बाद आए थे, और उन्होंने हर्षा किंग को हराया, इतने पावरफुल किंग को हराया, यानी ये सच में इंपॉर्टेंट किंग के होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा था मोस्ट फेमस किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज पुलाकेशिन सेकंड, ठीक है। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू अ कैरियर ऑफ एग्रेशन, और इन्होंने अपने आप को कैसे बताया, एग्रेशन का कैरियर बताया। ही रिपल्स द अटैक ऑफ हर्षवर्धना 1620 AD, और इन्होंने जब 620 AD में हर्षवर्धना ने अटैक किया था, मैंने बताया था ना यहाँ पर ये नॉर्थन किंग थे, हर्षवर्धना नॉर्थ में रह रहे थे, यहाँ पर हर्षवर्धना थे, यहाँ पर चालुकियन किंग थे कौन, पुलाकेशिन सेकंड। तो हर्षवर्धना ने जब सोचा कि मैं साउथ में हुकूमत करूँ तो यहाँ पर इन्होंने अटैक किया, इस जगह पर जब अटैक किया तो पुलाकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हरा दिया और इन्हें नाकाम कर दिया यहाँ पर हुकूमत करने से, तो यहाँ पर हुकूमत नहीं हो पाई थी इनकी, ठीक है। तो यही लिखा यहाँ पर, ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू अ कैरियर। उसके बाद ये लिखा, ही रिपल्स द अटैक ऑफ हर्षवर्धना इन 620 AD, 620 AD में जब हर्षवर्धना ने अटैक किया था तो यहाँ पर इन्होंने उसे हराया। हाउएवर ही वॉज हिमसेल्फ डिफीटेड एंड किल्ड इन 642 AD बाय द पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन। और फिर बाद में क्या हुआ, ये खुद भी हार गए, किसके ज़रिए,
42 642 एडी में हारे एक राजा था, क्या नाम था उसका? पल्लवा किंग। पल्लवा किंग ये ना पल्लवा जो कांची के थे और जो चालुक्य बादामी के थे और पांड्या जो मदुराई के थे। तो चालुक्य जो बादामी के थे उसमें जो हमारा राजा था पुलाकेशिन फर्स्ट और पुलाकेशिन सेकंड। तो पुलाकेशिन सेकंड ये चालुक्य का राजा था। फिर एक राजा आया पल्लवास का। तो चालुक्य जो थे इन्होंने बादामी के राजा थे, बादामी जगह है वहाँ से आए थे ये लोग। इन लोगों ने और ये जो है ये तीनों ये साउथ वाले हिस्से में हुकूमत कर रहे थे। तो यहाँ पर जब यहाँ से राजा ने अटैक किया हर्षवर्धन ने, तो यहाँ पर जो राजा चालुक्य थे बादामी के, जिसे हम क्या कहते हैं चालुक्यास जो थे, इनके राजा चालुक्यास जो थे बादामी के, चालुक्य राजा का नाम नहीं है। जैसे मुगल डायनेस्टी है ऐसी एक डायनेस्टी थी, ठीक है, एक किंगडम का नाम था। तो बादामी जो है बादामी जगह है, तो बादामी की किंगडम चालुक्य थी, उसके राजा थे पुलाकेशिन सेकंड। पुलाकेशिन सेकंड ने जब यहाँ पर हर्षवर्धन ने हुकूमत करने की सोची तो उन्हें हराया, मगर उसके बाद खुद भी हार गए। वो किससे हारे? वो पल्लवा किंग से हारे जो कि कांची के थे, ठीक है, कब? 642 एडी में। और उस राजा का था नाम नारासिम्हा वर्मन। क्या? नरसिम्हा वर्मन। ये नारासिम्हा नहीं है, नारासिम्हा लिखा जाता है, नरसिम्हा पढ़ते हैं। नरसिम्हा वर्मन जो वो भी साउथ में ही हुकूमत कर रहे थे और चालुक्य के राजा भी वहीं पर हुकूमत कर रहे थे, यानी पुलाकेशिन भी वहीं पर थे और पांड्यास भी वहीं थे। तो पुलाकेशिन हार गए। फिर पहले हर्षवर्धन को तो हरा दिया, मगर नरसिम्हा वर्मन ने इन्हें हरा दिया 642 एडी में, यानी 22 साल बाद उनसे हारे। द एंड ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी केम अराउंड 1190। फिर 1190 एडी में बिल्कुल चालुक्य किंग ख़त्म ही हो गया, चालुक्य डायनेस्टी ख़त्म ही हो गई। देयर वॉज अनदर इंपॉर्टेंट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी हुज नेम वॉज विक्रमादित्य। और चालुक्य डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट राजा और था, एक ताकतवर राजा और था, मतलब पुलाकेशिन फर्स्ट और पुलाकेशिन सेकंड के अलावा एक इंपॉर्टेंट और ताकतवर राजा और था, जिसका नाम था विक्रमादित्य सेकंड, जो कि 733 से लेकर 745 तक हुकूमत करके गया। यानी बात देखी जाए तो इसके बाद ही आए थे वो, पुलाकेशिन सेकंड के बाद ही आए थे। कौन? विक्रमादित्य सेकंड, ठीक है। हो सकता है इनसे पहले विक्रमादित्य फर्स्ट भी हो, क्योंकि इनके बारे में तो दिया नहीं है, डायरेक्ट इन्होंने 733 से बताया है। तो ये भी बहुत पावरफुल राजा हैं, थे। ही इज़ सेड टू हैव कंप्लीट डिफीटेड द पल्लवास। ये कहा जाता है इन्होंने पूरी तरह से पल्लवास को हरा दिया था। किन पल्लवास को? जिन्होंने इनके एंसेस्टर, इनके पुरखों, यानी इनके पहले दादा परदादा जो भी थे, पुलाकेशिन सेकंड को हराया था। यानी चालुक्य के राजा जो पुलाकेशिन सेकंड थे उन्हें हराया था पल्लवा के राजा कांची के जो थे, उन्होंने हराया था पुलाकेशिन सेकंड को, ठीक है। फिर से सुनिए, पुलाकेशिन सेकंड ने पहले हराया हर्षवर्धन को, फिर 22 साल बाद ही पुलाकेशिन सेकंड जो है हार गए पल्लवास के राजा से। फिर उसके बाद 733 से लेकर 745 तक एक और ताकतवर राजा आया इनका चालुक्य का, जिसका नाम था विक्रमादित्य। फिर उन्होंने ये कह लिए बदला लिया या जो भी किया, फिर उन्होंने पल्लवास को दोबारा हरा दिया, क्योंकि एक बार पुलाकेशिन हार गए थे जो कि इनके ही पहले राजा थे चालुक्य के। फिर बाद में ये राजा आए, इन्होंने पल्लवास को हरा दिया, यानी ये समझ ली उनसे बदला ले लिया, ठीक है। पूरी तरह से पल्लवास को वहाँ पर हरा दिया था। यानी ये जो है पुलाकेशिन से भी ज़्यादा पावरफुल होंगे या ज़्यादा टैलेंटेड होंगे। फिर यहाँ देखिए, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिसुला ऑन द रून्स ऑफ द सत्यवाहना पावर। अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें पेनिसुला की, तो वहाँ पर क्या था? सत्यवाहना की पावर थी। देयर अरोज इक्ष्वाकुस हु वर रिप्लेस बाय द पल्लवास। वहाँ पर एक और डायनेस्टी निकल के आई जिसका नाम था इक्ष्वाकुस। अभी अजीब से संस्कृत नेम से लग रहे हैं, ठीक है, अब नाम ऐसे ही थे पहले ज़माने में, लोग बाग ऐसे ही रखते थे। तो वो पल्लवास के बाद आए थे, जब पल्लवास हार गए, ठीक है, उसने जब हरा दिया राजा ने, तो उसके बाद एक और आया वहाँ पर इक्ष्वाकुस नाम का। द पल्लवास वर प्रोबेबली आ लोकल ट्राइब हु एक्सटेंडेड देयर अथॉरिटी ओवर सदर्न आंध्रा एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु। जो पल्लवास थे वो कौन थे? बस एक लोकल ट्राइब था जिन्होंने अपनी हुकूमत शुरू कर दी थी। कहाँ पर फैलाया था अपनी अथॉरिटी? सदर्न आंध्र प्रदेश में, यानी जिसे हम आंध्रा कहते हैं वहाँ पर, और नॉर्थन तमिलनाडु में। दे हैड देयर कैपिटल एट कांची। इनकी कांची में कैपिटल थी, विच बिकेम अ टावर ऑफ टेम्पल्स एंड वैदिक लर्निंग, जो कि अब जो है बाद में टावर ऑफ टेम्पल मतलब पूजा करने की जगह बना दी गई और वैदिक लर्निंग की जगह बना दी गई। पल्लवास केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कदम्बास। फिर पल्लवास जो है किसकी कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ आए? कदम्बास की लड़ाई के साथ आए। द पल्लवा किंग वर डिवोर्स ऑफ शिवा, विष्णु एंड ब्रह्मा। जो पल्लवा किंग थे वो किसके भक्त थे? जो वो लोग किसके भक्त थे? किसे मानते थे? शिवा को मानते थे, विष्णु को मानते थे, ब्रह्मा को मानते थे। एंड कंस्ट्रक्टेड अ नंबर ऑफ स्टोन टेम्पल्स इन 7th and 8th सेंचुरी। और उन्होंने यहाँ तक के कई मंदिर भी बनाए अपने भगवान की याद में या भगवान के लिए, पूजा पाठ के लिए।
उनकी वर्शिप के लिए। द मोस्ट फेमस ऑफ देम आर द सेवन रथा। सेवन रथा के नाम से एक टेम्पल है जो कि महाबलीपुरम में बना हुआ है, सबसे ज़्यादा फेमस टेम्पल है ये, ठीक है, जो कि किसने बनवाया था, पल्लवास के राजा ने। टू ग्रेट रूलर ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी वर महेंद्र वर्मन फर्स्ट एंड नारासिम्हा वर्मन फर्स्ट। जो बड़े राजा, दो बड़े राजा थे, वो कौन कौन से थे, महेंद्र वर्मन फर्स्ट और नारासिम्हा वर्मन फर्स्ट। ये दो बड़े राजा थे और नारासिम्हा वर्मन फर्स्ट ने ही उसे हराया था। किसे हराया था, ये सब मैंने पीछे भी बताया है। नारासिम्हा वर्मन ने किसे हराया था, पुलाकेशिन सेकंड को, ठीक है। फिर पुलाकेशिन सेकंड का बदला लेने के लिए विक्रम आदित्य ने नारासिम्हा वर्मन को हरा दिया, यानी पल्लवास के राजा को हराया, ठीक है। तो ये दो बड़े राजा थे इनके। उसके बाद यहाँ पर देखिए, द पल्लवा किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम द रीजन अराउंड कांची टू कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा जो है, कावेरी नदी जो है वहाँ के डेल्टा तक जो है, कांची से लेकर वहाँ तक की इनकी हुकूमत थी। किंग नारासिम्हा डिफीटेड द चोलाज, इन्होंने चोलाज को हराया, चेराज ने हराया, पांड्यास को हराया, ठीक है। ह्यून सेंग ऑल्सो विजिटेड कांची ड्यूरिंग हिज पीरियड, और इनके यानी जब नारासिम्हा यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे तो ह्यून सेंग हिंदुस्तान जब आए थे तो पूरे हिंदुस्तान नॉर्थ से घूमते हुए ये यहाँ पर भी आए थे घूमने। पिराहिस्ता इज़ अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स इन प्रेज ऑफ। पिराहिस्ता एक जो है संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, ठीक है। द पोइट प्रेज द किंग एज वॉरियर, और जो पोइट थे उन्होंने किंग को कैसे बताया, वॉरियर बताया, लन पोइट बताया था, मतलब उन्होंने ये भी बताया कि राजा जो है पढ़े लिखे थे, समझदार और ताकतवर राजा थे। एंड एज अ किंग हु वॉन एंड इन बैटल, और इन्होंने उस राजा को ऐसे राजा बताया जो कि जिन्होंने लड़ाइयाँ जीती हों, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब एज इक्वल टू द गॉड्स, और इन्होंने भी गॉड्स के बराबर जो है इन्हें डिस्क्राइब किया गया। पिराहिस्तिस वर ऑल्सो कंपोज बाय द किंग गुतामीपुत्रा सताकर्णी एक राजा हैं जिन्होंने एक पिराहिस्तिस नाम की क्या की बुक, या ये कह सकते हैं हम एक स्टोरी या जो भी है उन्होंने कंपोज की थी। हाउएवर इट बिकेम कॉमन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ताज, और गुप्ताज की बात करें तो उस ज़माने में तो कॉमन था ये लिखना विखना, सबको लिखने का बहुत शौक था, ठीक है। तो हमने कौन सा पार्ट स्टार्ट किया था आज, ये हमने कौन सा पार्ट स्टार्ट किया था, पार्ट नंबर 13। तो यहाँ पर हम पार्ट 13 कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं करेंगे, ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं पार्ट 13 कंप्लीटेड, ठीक है, पार्ट 13 कंप्लीटेड। तो यहाँ पर पूरा लिख दिया आप लोग, पार्ट 13 कंप्लीटेड लिख दिए। और यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा पार्ट 14 स्टार्टेड या स्टार्टेड, जो भी लिखना है आपको। यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे बच्चों आपको पार्ट 14, ठीक है। तो यहाँ पर आइए कंटेंट पे देखिए बच्चों, हमने आज ये पार्ट 13 में स्टार्ट किया और पार्ट 14 नेक्स्ट टाइम हम इसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। कंटेंट तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। सो नेक्स्ट टाइम अब इसी चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, पार्ट 14 जो हमारा रह गया है। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।